फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजी के नॉलेज में। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ, भाग और आर्टिकल। और उसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखेंगे, जो कि प्रस्तावना से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें प्रस्तावना में क्या टॉपिक है और प्रस्तावना में क्या शब्द जुड़े हैं, क्या शब्द नहीं जुड़े हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक आप सब लोग देख सकते हो, प्रस्तावना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है हम देखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का गंभीरता से संकल्पना लेते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत के एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का एक गंभीरता से हम संकल्प लेते हैं कि इस देश के नागरिक जो हैं उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों के लिए जो सामाजिक आर्थिक क्रिया होंगे उन लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये सब मुद्दों पर वह क्या कर रहे हैं, संकल्पना ले रहे हैं। प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, जो कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और स्वतंत्रता। इसमें क्या हुआ है कि विश्वास, अभिव्यक्ति और पूजा का स्वतंत्रता भी दिया गया है और स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना। और नवंबर 1949 के इस 26वें दिन हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाए, अधिनियम करें और स्वयं को सौंप दे। तो जब यह लागू हुआ था नवंबर 1949 को, जो कि यह 26वें दिन हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1949 में 26वें दिन पे अपनाया गया था संविधान में यह प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना में यह सब लिखा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि कितनी भाग हैं और कितने भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों में क्या है। तो आज का पहला भाग, जो कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। भाग फर्स्ट में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र है, जिसमें ये जो आप 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं ये आर्टिकल है। क्या है? यह आर्टिकल है। फर्स्ट में क्या है, संघ का नाम और क्षेत्र। फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, संघ, नाम, क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, सभी के नाम और क्षेत्र इसमें बताए गए हैं पहले अनुच्छेद में। दूसरे में क्या है, न्याय, राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कोई भी नए राज्य हो उनका प्रवेश और स्थापना किया जा सकता है आर्टिकल 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी नया राज्य का प्रवेश या स्थापना किया जा सकता है। यह दूसरे अनुच्छेद में है, जो कि भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 2 में यह निहित है, जो कि राज्यों का प्रवेश, जैसे नए राज्य कोई प्रवेश करना चाहता है उसे किया जा सकता है, स्थापना करना है वो भी किया जा सकता है। और 2A में, 2 भाग के ए में क्या है, निरस्त है। कोई भी अधिकार को निरस्त किया जा सकता है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई राज्य हो, उसे निरस्त किया जा सकता है। अगला क्या है, तीसरा अनुच्छेद में क्या हुआ है, इसमें है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो राज्य मौजूद हैं या राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद तीसरा में लिखा हुआ है, कोई भी राज्य का क्षेत्र, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। और अगला क्या है, पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, आकस्मिक और परिणामिक मामलों में संशोधन प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए 4 कानून हैं। तो इसके तहत क्या बनाए गए हैं, 4 कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 कानून बनाए गए हैं। तो ये रहा फर्स्ट भाग, जो कि संघ और उसका क्षेत्र है। तो आप लोगों ने देखा पहले अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद, तीसरे अनुच्छेद और चौथे अनुच्छेद में क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पहले में संघ का नाम और क्षेत्र है, दूसरे में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना है, और दूसरे के ए है, जो कि निरस्त किया जा सकता है, और तीसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, आकस्मिक और परिणामिक मामलों में संशोधन प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए 4 कानून हैं। तो यह हमारा भाग पहला कंप्लीट होता है। आते हैं दूसरे भाग पे। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता से उल्लेख किया गया है। भाग 2
भाग दूसरे में नागरिकता है। तो नागरिकता के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है भाग 2 में। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आपको ये याद रखना है, 5 से 11 तक है। कितना? 5 से 11, 5 से 11 तक है। ये रहा अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक का है। और देखते हैं जो कि नागरिकता लेना है या निरस्त करना है या कहीं और का नागरिकता लेना है, तो सारे प्रावधान आर्टिकल इन सभी आर्टिकल में किए गए हैं 5 से 11 तक में भाग 2 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो चलिए देखते हैं 5वां अनुच्छेद में क्या है। 5वां अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो कि संविधान में प्रारंभ में नागरिकता है। 5वां अनुच्छेद में है। 6ठा में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत चले आए हैं, अगर वैसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता दिया जा सके, यह अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है। 7वां में क्या है? पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार। कुछ प्रवासी हैं जो कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासी की नागरिकता के अधिकार हैं 7वें अनुच्छेद में। 8वें अनुच्छेद में क्या है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति के नागरिकता के लिए अधिकार, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। मूल अधिकार का मतलब, भारतीय मूल का मतलब क्या होता है? भारतीय मूल का मतलब जो भारत के ही तो हैं, लेकिन वह किसी काम से, बिजनेस से, कोई कार्य से वह अपने देश से बाहर रह रहे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है? नागरिकता कैसे दिया जा सकता है? उन लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 8 में। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार प्रावधान किया गया है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में यह प्रावधान किया गया है। 9वां अनुच्छेद क्या है? 9 अनुच्छेद में व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, नागरिकता नहीं। किसी भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, नागरिकता नहीं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विदेश या कहीं का भी नागरिकता लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 9 में। और आर्टिकल 10 क्या है? नागरिकता की अधिकारों का जारी रहना। जैसे कि नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना, जैसे नागरिकता जारी रहे, निरस्त ना हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 क्या है? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा। जो कि विनियमित, जो नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा वह संसद कानून द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 11 के तहत संसद कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित किया जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नागरिकता से जुड़े टॉपिक हमने इस भाग 2 में कवर किया है, जो कि नागरिकता कैसे लिया जाएगा, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति नागरिकता कैसे लेंगे, या यहाँ से जो पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी नागरिकता को कैसे निरस्त किया जाएगा, नागरिकता रहेगी नहीं रहेगी, कब से नागरिकता दी जाएगी, सारे टॉपिक को इसमें हमने कवर किया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, भाग 3 पे। अगला देख सकते हो भाग 3, जो कि थोड़ा लंबा है, तो इसको देखते हैं अच्छे से। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। सबसे पहले इसमें सामान्य है, जो कि मौलिक अधिकार का परिचय है। देख सकते हैं आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार का परिचय है। आर्टिकल 13 में क्या है? मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून। जैसे कि कोई भी मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने का कानून है, जो कि आर्टिकल 13 में है। अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने हैं? 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार 14 आर्टिकल में क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जो कि धर्म, मूल वंश या जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, उस पर विरोध किया जाएगा, निषेध किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 15 में प्रावधान किया गया है। अगला है 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल में क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। किसी भी व्यक्ति को कोई भी सार्वजनिक रोजगार हो या कोई भी मामले हो, उसमें सारे अवसर में सबको समानता दिया जाएगा, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 16 में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है। जैसे कि उसका उन्मूलन किया गया है। छुआछूत, किसी भी तरह का छुआछूत से किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया है। और अगला है आर्टिकल 18, जो कि उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 18 में। उपाधियों का उन्मूलन यानी कि उपाधियों को समाप्त किया गया है।
जो उपाधि पहले चले आ रहे थे उसे आर्टिकल 18 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया है। अब इस समय वर्तमान समय में कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। अगला है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 3 में ही मौलिक अधिकार में ही अगला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, 22। यह जो आर्टिकल देख रहे हैं यह सब स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल बनाया गया है। जैसे कि स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल बनाया गया है। 19 आर्टिकल में क्या है, 19वीं में बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। कोई भी व्यक्ति किस बात पे बोल सकता है या किसी संबंध से कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध है उसके लिए कुछ संरक्षण इसमें किए गए हैं। अगला है 21 आर्टिकल में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल ए, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल ए में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है 22 आर्टिकल में क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामले होते हैं जिसमें गिरफ्तारी होती है या हिरासत में लिए जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ संरक्षण दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 22 के तहत। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। कोई भी मानव तस्करी कर रहा है या जबरन श्रम पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। और 24 में क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि बच्चों को जो भी व्यक्ति ज़बरदस्ती या कोई भी कार्य करने के लिए देखता है तो उससे आर्टिकल 24 के तहत उसे रोका जा सकता है, उस पर कानून किया जा सकता है। 24 में लिखा हुआ है कि कारखानों आदि में बच्चों के रोज। अगला देखते हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म का स्वतंत्रता मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म मानना और उसको निभाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 26, 27 और 28 के तहत। तो आप लोग देख सकते हो आर्टिकल में क्या है, विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता, व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। तो यह क्या किया गया है आर्टिकल 25 में, विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता, व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। तो यह दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत। 26 में क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दिया गया है। 27 आर्टिकल में क्या है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अगर कोई भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है। कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता दिया गया है। कुछ धार्मिक शिक्षा जो कि धार्मिक पूजा में उन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है, यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27, 28 आर्टिकल के तहत। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में क्या है, आर्टिकल 29 से 30 से 31 से। तो देखते हैं 29 आर्टिकल में क्या है। 29 आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किया गया है। जो अल्पसंख्यकों है उनके लिए हितों का सुरक्षा प्रदान किया गया है आर्टिकल 29 के तहत। अगला है आर्टिकल 30 के तहत क्या है, शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 के तहत शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के तहत। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अल्पसंख्यक जो होते हैं उन लोगों को बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखना पड़ जाता है, तो उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। अगला है 31 आर्टिकल में, जो कि आर्टिकल 31 को निरस्त करके आर्टिकल ए बनाया गया है। संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, जो कि भाग 3 के ही तहत कुछ प्रावधान किए, कुछ कानून की बचत, कुछ कानून का बचत किया गया है। जैसे 31B में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। 31C में कुछ निर्देश सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले कानूनों की बचत किया गया है। और 31D जो है निरस्त कर दिया गया है इसे। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगला है 32, इस भाग द्वारा
प्रदत्त अधिकारों का लागू करने का उपाय है और 32A को निरस्त कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। अगला है 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसमें संसद को शक्ति प्रदान है इसे लागू करने के लिए। अगला है 34 आर्टिकल 34 के तहत किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 35 के तहत इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए इसमें विधि दी गई है जो कि प्रावधान किया जा सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भाग 3 था जिसमें मौलिक अधिकार था और इसमें कुछ अन्य टॉपिक को भी जोड़ के स्वतंत्रता, कानून, नियम बनाए गए हैं। तो यह आर्टिकल थोड़ा लंबा था, अभी इससे भी लंबा टॉपिक आएगा। तो चलिए अगला भाग, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो भाग 4 में क्या है, राज्य नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के बारे में व्याख्या किया गया है। तो चलिए इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। यह 36 से स्टार्ट होता है और 36 आर्टिकल में परिभाषा दिया गया है किसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में इसमें परिभाषा दिया गया है। अगला क्या है 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया है। आर्टिकल 38 में राज्यों लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल 38 के तहत। आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत है आर्टिकल 39 के तहत। और 39A के तहत कुछ प्रावधान है, सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता। इसमें निःशुल्क कानून सहायता प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का संगठन का प्रावधान किया गया है। अगला है 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रावधान किया गया है आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल 42 में क्या है, काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 33 के तहत श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि, इनमें जो श्रमिक हैं उन लोगों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। और अगला क्या है, आर्टिकल ए में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योग जो होते हैं उनमें प्रबंध किया गया है, जो श्रमिकों को भागीदारी बनाने के लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43A में। और देख सकते हो अगला क्या है, आर्टिकल ए के तहत हमने बताया उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी है। आर्टिकल 31 आर्टिकल 43A में प्रावधान किए गए हैं। अगला है 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी जो समितियां हैं उनको बढ़ावा देना आर्टिकल 43B के तहत यह प्रावधान किए गए हैं। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 45 में क्या है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो बच्चे हैं उन लोग के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 के तहत। और अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद जो कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 46 के तहत यह प्रावधान किए गए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का बढ़ावा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 46 के तहत। और अनुच्छेद जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 47 के तहत प्रावधान किया गया है। अगला है 48 तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया गया है। और अगला क्या है, 48A में ही पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगला है 49वां क्या है, 49वां अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों हैं या स्थान हैं या वस्तु हैं उनको क्या किया जा सके, उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके, यह 49 में प्रावधान किया गया है। 50 में क्या है, न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है अनुच्छेद 50 के तहत। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। अगला है 51 अनुच्छेद 51 के तहत
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 के तहत यह किए गए हैं। ये हमारे आर्टिकल सारे आर्टिकल 51 तक रहे हैं, जो कि अनुच्छेद सारे हमने देखे। भाग 4 में ये सारे निहित हैं, जो कि भाग 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उसमें ये सारे अनुच्छेद को हमने बताया। चलिए अगला देखते हैं, जो कि अगला भाग हमारा आप सब लोग देख सकते हो। भाग 4A में ही मौलिक कर्तव्य को एडजस्ट किया गया है, मतलब उसी में मतलब इसे प्रावधान किया गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हमने अभी भाग 3 में देखा मौलिक कर्तव्य, तो 4 में है 4A में है, और मौलिक अधिकार हमने देखा भाग 3 में। तो यह देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग हैं। यह 51A में मौलिक कर्तव्य को निहित किया गया है 51A में। तो ये क्या किया है कि भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है और 51A अनुच्छेद 51A में कर्तव्य को शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि मौलिक कर्तव्य हम सभी नागरिकों का कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, या सारे उनके कर्तव्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम देखते हैं अगला भाग, जो कि भाग 5। भाग 5 क्या है? संघ। संघ है भाग 5 में संघ है। जैसे कि इसमें अध्याय है। पहला अध्याय क्या है? कार्यकारी। कार्यकारी है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। ये इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो 52 अनुच्छेद में क्या है? भारत के राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 54 के तहत ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति होगी। और 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो यह सब 56 में है, अनुच्छेद 56 में। अगला है अनुच्छेद 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता, जो कि पुनः चुनाव के लिए पात्रता किया जा सकता है। 57 अनुच्छेद में यह लिखा गया है। 58 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, जो कि राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचित होने के लिए क्या उन्हें योग्यता होना चाहिए, यह सभी 48 में लिखा गया है। और राष्ट्रपति कार्यकाल, जो कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाता है, यह अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। और अगला है 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस पे चलाया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और 62 है, 62 में राष्ट्रपति के पद की रीति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का अवधि है। और 61 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। 61 से भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में अब यहाँ से स्टार्ट होगा। उपराष्ट्रपति का क्या पद होगा, कैसे होगा, क्या चुनाव होगा, ये सब तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है। 63 अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा जो होगा उसका पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और 65 अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रीतियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्य का निर्वहन करना होगा। जैसे कि राष्ट्रपति अगर किसी आकस्मिक छुट्टी या कोई कारणवश वो नहीं रहे तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभाल सकते हैं। यह 65 अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है। और 66 में क्या है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। जैसे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा ही इन्हें भी पद पे ग्रहण किया जाएगा। और अगला है जो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब है, कितना रहेगा, कितने वर्षों तक रहेगा, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और जैसे कि अगला देख सकते हो आप सभी लोग, उपराष्ट्रपति के पद की रीति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रीतियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद अवधि हैं, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या यह भी प्रतिज्ञा लेंगे। और 70 अनुच्छेद में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है, जो कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है। और 71 में क्या प्रावधान किया गया है? 71 अनुच्छेद में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध या उससे जुड़ा मामला है। इसमें किसमें? 71 अनुच्छेद के तहत संबंधित या उससे जुड़े मामले हैं। और 72वां अनुच्छेद में क्षमा आदि देना और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने का, जो कि इन लोगों को किसी क्षमा आदि या कोई मामलों में सजा देने को निलंबित करने या
कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो कोई भी सज़ा हो या कोई मामले में कोई सज़ा को माफ़ करना हो या निलंबित करना हो, तो इस चीज़ का प्रावधान किया गया है जो कि राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, इसमें कार्यपालिका की सीमा कितनी है वह बताया गया है। 73वां अनुच्छेद। अगला क्या है, अगला इसी में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। मंत्रिपरिषद तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाहकार देने के लिए 74वां मंत्रिपरिषद होगा। 74वां अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। और 75वां में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान किया गया है। और भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होगा, एक भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होगा, यह प्रावधान किया गया है। और 76वां में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, मतलब 76वें अनुच्छेद में भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। 76वें अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। सरकारी कामकाज का संचालन, जैसे कि 77वां भाग में क्या है, भारत सरकार के कामकाज का संचालन होगा। भारत का जो कामकाज का संचालन होगा वह 77वें अनुच्छेद के तहत होगा। अगला है 78 अनुच्छेद में क्या होगा, राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने की आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, जो कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि का इसमें प्रावधान किया गया है 18वें अनुच्छेद के तहत। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, इसी में अध्याय 2 में क्या है, संसद है। अध्याय 2 में संसद है और इसमें सामान्य क्या है, जो कि देख सकते हो, संसद का संविधान, एक संसद का संविधान होगा, यह प्रावधान किया गया है। और 80 अनुच्छेद में क्या है, 80 अनुच्छेद में क्या है, राज्यों की परिषद की संरचना, राज्यों का कैसा परिषद होगा उसका संरचना है 80 अनुच्छेद में। और 81 अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में इसमें बताया गया है। और अगला है 82वें में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा, यह 82वें अनुच्छेद में कहा गया है। अगला है जो कि 83 अनुच्छेद, 83 अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है 83 अनुच्छेद में। और अगला है 84 अनुच्छेद में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। और संसद के 50वीं सत्र छात्रावासान और विघटन, जो कि सत्रावसान और विघटन है। और 86वीं में अनुच्छेद में क्या है, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, इसमें प्रावधान किया गया है। 86वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो कि संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और जो कि 87वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। और 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार हैं, इसमें 88 अनुच्छेद के तहत। और इसी में प्रावधान किए गए हैं, जो कि देख सकते हो, संसद के अधिकार क्या हैं वह प्रावधान किए गए हैं संसद के अधिकार के बारे में। तो देख सकते हो 89 अनुच्छेद में राज्यों की परिषद के अध्यक्षता और उपाध्यक्षता है इसमें। और 90 अनुच्छेद में क्या है, उपसभापति, उपसभापति का पद रीति होना, त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना, यह 90 अनुच्छेद में है। और 91 में क्या है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के कार्यालय के कर्तव्य का पालन करने या उसके रूप में कार्यों करने की शक्ति दिया गया है, कार्य करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो यह 91 अनुच्छेद में निहित। अगला है 92 अनुच्छेद में क्या है, जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, यह 92 अनुच्छेद में बताया गया है। और 93 अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और 94 अनुच्छेद में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर पद रीति होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना, जो कि 94 अनुच्छेद में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रीति होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। और 95 अनुच्छेद में क्या है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान किया गया है, जो कि देख सकते हो 95 अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है 96 अनुच्छेद, अध्यक्षता या उपाध्यक्षता को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का विचाराधीन हो, जो कि उनका हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। 96 अनुच्छेद में निहित है। अगला है 97 अनुच्छेद में क्या है, सभापति एवं उपसभापति तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है 97 अनुच्छेद में। 98 अनुच्छेद में संसद सचिवालय है। 98 अनुच्छेद में क्या है, संसद सचिवालय है। अगला देखते हैं व्यवसाय का संचालन, जो व्यवसाय है उसका संचालन किया गया है 99 में, जो कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा 99 अनुच्छेद में है। और सदनों में 100 मतदान
रीतियों और कमजोर के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो अगला देखते हैं, जो कि अगला हमारा अनुच्छेद क्या है। देख सकते हो सदस्यों की अयोग्यता, कौन से सदस्य की कितनी योग्य है या कौन अयोग्यता है उसका प्रावधान किया गया है। तो 101 अनुच्छेद है जो कि सीटों का खाली होना है, और 102 में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, और अनुच्छेद 3 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय है। और अगला है अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या योग्य न होने पर यह अयोग्य घोषित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड, यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 4 में। जैसे कि अनुच्छेद 99 में जो शपथ लिए हैं, जो प्रतिज्ञा लिए हैं, उन लोगों के लिए यह अनुच्छेद है। और इसी में संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और छूट है इसमें। तो अगला अनुच्छेद 105 है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि हैं इसमें। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं। और अगला है विधायी प्रक्रिया है। तो इसमें 107 अनुच्छेद से है, विधायकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। 108 में कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किया गया है। और 110 अनुच्छेद में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। और 111 अनुच्छेद में विधेयकों पर सहमति प्रदान किया गया है, जो विधेयक हैं उन पर सहमति प्रदान किया गया है 111 में। अगला देखते हैं वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, जो कि 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण किया गया है। और 113 अनुच्छेद में अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधायिके हैं। और 115 अनुच्छेद में क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। और 116 अनुच्छेद में क्या है, लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान है। और 117 में क्या है, वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। यह वित्तीय मामलों में प्रक्रिया है, जो कि 112 से 117 अनुच्छेद में यह प्रक्रिया को निहित किया गया है। तो अगला है प्रक्रिया आमतौर पर क्या है, तो इसे देखते हैं। प्रक्रिया के 118 नियम हैं, जो कि 119 में वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया कानून द्वारा विनियम है, जो कि विनियमन है। और संसद में प्रयोग की जाने वाली 120 भाषाएं हैं। संसद में 120 भाषाएं प्रयोग किए जाते हैं। और 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। और 122 में क्या है, न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। यह इसमें प्रावधान किए गए 122 में, न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। तो अगला अध्याय देखते हैं। तो अगला अध्याय में क्या है, अगला अध्याय जो कि तीसरा है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो ये आप लोग देख सकते हो, जो कि संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अगला है अध्याय 4 में संघ न्यायपालिका है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। यही वीडियो हम लाने वाले हैं, यही पार्ट 2, जो कि हमने भाग संविधान देखा है। संविधान में भाग 5 तक देख चुके हैं, 6ठा भाग हम लाएंगे। और अध्याय जो कि अगले वीडियो में लाएंगे, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।